Hello students, welcome to the second lecture of Geography's chapter, that is manufacturing industries. So in last lecture we had discussed about what is a manufacturing industry, what are secondary sector activities, what are the types of industries, how can we classify the manufacturing industries on different bases. But in this lecture now we will discuss about what is industrial system, how an industrial region or an industrial system or a factory works. The second is industrial regions, the major industrial regions in India and the world. As I have already told you that industries are generally located in a cluster in a particular area. For example, if you go from Jaipur to Delhi, you will see several automobile industries in a very 5 to 10 kilometer area. So now we will discuss about what are the types of what are the industrial system, what is the industrial region, and distribution of industries. It means which type of industry is located in which country. We have three major industries, that is iron and steel industry, the second is cotton textile industry, and third is information technology industries. Apart from this, there are also several industries, for example chemical industry or smartphone manufacturing industry, software industry, but we will not discuss this in this class. So let's start. तो अगर हम इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रीजन में हमने क्या देखा है, हमने क्या देखना है इसमें कि इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसे कितने एरियाज़ हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस हैं और वहाँ जो सेटलमेंट हुई है लोगों की वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही हुई है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है हमारा. हर कोई भी चीज़ दुनिया में होती है वो एक सिस्टम के थ्रू वर्क करती है, बिना सिस्टम से कुछ नहीं होता. तो अगर एक फैक्ट्री चल रही है, चाहे वो स्मॉल स्केल फैक्ट्री हो, चाहे वो लार्ज स्केल फैक्ट्री हो, चाहे वो बहुत छोटी सी फैक्ट्री हो, किसी गांव में लोकेटेड हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो 2000-3000 करोड़ की कंपनी हो, उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा जो दोनों कंपनीज फॉलो करेंगी. तो यहाँ क्या है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिस्टम में हमारा आता है इनपुट. इनपुट का मतलब होता है अगर फैक्ट्री चलानी है तो क्या होगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सबकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा. तो इसको हमने तीन पार्ट में बाइफरकेट कर दिया है या डिवाइड कर दिया है. तो इनपुट का मतलब होता है कोई भी रॉ मटेरियल जो उस फैक्ट्री में सप्लाई हो रहा है प्रोसेस होने के लिए, या कोई भी कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन खरीदी होगी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, तो उस ज़मीन खरीदने में जितना पैसा लगा, मशीन्स खरीदने में जितना पैसा लगा, लेबरर को हायर करने में जितना पैसा लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हुआ और लेबर कॉस्ट कितना हुआ, या पावर सप्लाई कहाँ से आती है. क्योंकि एक इंडस्ट्री को चलने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है. इनमें से अगर एक भी चीज़ें नहीं होंगी तो वो इंडस्ट्री नहीं चल सकती अच्छे से, या अच्छे से मैं कहूँ वो चल ही नहीं सकती वो इंडस्ट्री. तो ये सारी चीज़ें जो एक इंडस्ट्री को वर्क करने में या प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं इनपुट. अब अगर सारे इनपुट आ गए तो अब दूसरी चीज़ होगी इनपुट्स को प्रोसेसिंग करना. तो दूसरा हमारा स्टेप आता है प्रोसेस. अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी है, लैंड भी है, कैपिटल भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, लेबरर्स हैं, चीप लेबर है, सब कुछ अवेलेबल है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रोसेस मतलब चीज़ों को बनाने का काम शुरू होगा. ठीक है. तो प्रोसेसिंग में भी बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं. अभी हम एक एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेके ये तीनों पार्ट समझ लेंगे. तो प्रोसेसिंग का मतलब होता है जहाँ पे उन सारी चीज़ों को प्रोसेस किया जा रहा है. फिर तीसरा होता है आउटपुट. आउटपुट का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा. जब इनपुट आ गया, प्रोसेसिंग हो गई, तो कुछ नया चीज़ मैन्युफैक्चर होके मार्केट में आ गया. तो वो जो नया चीज़ मैन्युफैक्चर होके आया और उसको बेचने के बाद जितना प्रॉफिट हुआ, ये दोनों को हम बोलते हैं आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं. तो कपड़े मैन्युफैक्चर होने के लिए इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट तीनों ज़रूरी हैं. अगर हम इनपुट की बात करें तो कपड़े मैन्युफैक्चर करने में इनपुट क्या होगा, हमारा इनपुट होगा हमारी फैक्ट्रीज़ में जो भी टेक्नोलॉजिकल या टूल्स या मशीन्स लगे हैं वो. दूसरा, जिस लैंड पे वो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई है या मिल स्टैब्लिश हुई है, उस लैंड को खरीदने में जो पैसे लगे. रॉ मटेरियल्स जो उसमें जा रहा है, मतलब कॉटन या जो भी अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं वो जा रहे हैं. उसके बाद वाटर सप्लाई, लैंड, लेबर, कितने लेबर उसमें काम कर रहे हैं, कितने पैसे लेबर को
पे करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ को अगर हम मिलाएं तो वो है एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इनपुट। बट इसका मेजर इनपुट क्या है? कॉटन, क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल है। उसके बाद प्रोसेसिंग। अब जब कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम करते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है थ्रेडिंग या धागे बनाना। जब तक हम धागे या थ्रेड नहीं बनाएंगे तब तक हम कपड़े को स्टिच नहीं कर सकते। तो थ्रेडिंग होती है, फिर उस थ्रेड की डाइंग होती है, फिर स्पिनिंग होती है, फिर वीविंग होती है और फिर गिनिंग होती है। ये बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा थ्रेडिंग या स्पिनिंग, हम उसको बोल सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेप होता है डाइंग, मतलब उस धागे को कलर करना, ताकि क्योंकि कॉटन जब ग्रो होता है फार्म में तो हर कलर का तो होता नहीं, बट कपड़े हमारे पास वाइडर कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि जो धागे यूज हो रहे हैं उन्हें कलर करना पड़ता है, तो उस कलर को बोलते हैं डाइंग। डाइंग के बाद आता है वीविंग। कलर करने के बाद उस कपड़े को सीलना पड़ता है, तो सीलने को हम बोलते हैं वीविंग, ठीक है। और वीविंग के बाद फिर उस पर होता है लास्ट स्टेप प्रिंटिंग। कोई चीज़ की प्रिंट करनी है, जैसे हम ब्रांड का नाम या कुछ भी लिखा होता है तो वो चीज़ें बाद में प्रिंट की जाती हैं। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। तीसरा आउटपुट क्या होगा हमारा? आउटपुट होगा वो ऐसा गारमेंट जो फाइनली मैन्युफैक्चर होके निकला है इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद। मतलब एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या निकल सकता है? कुछ भी, कोई भी क्लॉथ्स, पैंट, शर्ट, जीन्स, कुछ भी जो फाइनल चीज बन के बाहर आई वो हमारा हो गया आउटपुट। और उसको बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, वो भी हो गया आउटपुट। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम कि एक सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। अब दूसरा देखेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा इंडस्ट्रीज एक साथ एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर किसी एरिया में रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, कैपिटल, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो वहाँ कोई तो ऐसी कंपनी होगी जो अपनी फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट करेगी। जब एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश होती है तो उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ काम करने दूसरे शहरों से आते हैं, ठीक है। तो मतलब फैक्ट्री एस्टैब्लिश होने के बाद क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सबको पता है कि अगर फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई है तो वर्कर्स की ज़रूरत है ही, लेबरर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए दूर दूर से या आसपास के एरिया से बहुत सारे लोग आके वहाँ रहने लगते हैं और ऐसे ही बनता है हमारा एक सेटलमेंट। सेटलमेंट बनने के बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। अब लोग आ गए हैं तो ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है, बैंकिंग की भी ज़रूरत है, पावर एंड वाटर सप्लाई की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, गवर्नमेंट डेवलप करने लगती है। और अगर बहुत बड़ी कंपनीज ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ फैक्ट्री में तो बड़ी बड़ी कंपनीज खुद ही ट्रांसपोर्ट या पावर सप्लाई ये सब चीज़ें डेवलप करने लगती हैं। इससे क्या होता है? जो वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी ईज हो गया और जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई है उनको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या होता है? जब सेटलमेंट हो गया, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई, तो उसके बाद क्या होगा? एक इंडस्ट्री अट्रैक्ट करेगी अदर इंडस्ट्री को। मतलब अगर एग्जांपल लें हम, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हीरो होंडा ने अपनी एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। तो जैसे ही हीरो होंडा ने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की तो क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की क्वांटिटी में रोज़ बाइक्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग काम की तलाश में आएंगे, फिर बहुत सारों को काम मिलेगा। काम मिलने के बाद वहाँ एक सेटलमेंट बनेगी, सोसाइटी बनेगी। सोसाइटी बनने के बाद वहाँ ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, सब फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद जब बाकी कंपनीज जो दूसरे जगह जिनकी फैक्ट्री है वो ये चीज़ देखेंगी कि हीरो होंडा ने जहाँ फैक्ट्री एस्टैब्लिश की है वहाँ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, तो क्यों ना हम भी वहीं फैक्ट्री एस्टैब्लिश करें। तो हो सकता है हीरो होंडा के बाद कोई दूसरी ऑटोमोबाइल की कंपनी वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा ले, फिर उनको देखा देखी और भी फैक्ट्रीज वहाँ एस्टैब्लिश होने लगेंगी, फिर ऐसी फैक्ट्री एस्टैब्लिश होने लगेंगी जो उस कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं। तो धीरे धीरे एक क्लस्टर बन जाता है इंडस्ट्रीज़ का। तो इसका मतलब है कि द इंडस्ट्री अट्रैक्ट्स अदर इंडस्ट्री और ऐसे ही इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होता है। अब अगर हम इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें, दुनिया में, वर्ल्ड में जो फेमस इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, तो सबसे पहला है हमारा रूहर वैली, जर्मनी। जर्मनी में एक एरिया है रूहर वैली। यहाँ पे सारी जितनी भी हम जर्मन कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, जैसे BMW हो गई, ऑडी हो गई, ये सारी कंपनियाँ, वोक्सवैगन, ये सारी कंपनी जर्मनी की है और सबकी फैक्ट्री रूहर वैली में ही लोकेटेड है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है।
वैसे ही लंकाशायर है यूके में, जहाँ क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर होते हैं। पेरिस, मॉस्को, ये सब एरिया मिसलेनस हैं, मतलब यहाँ टेक्नोलॉजी के लिए भी और कॉटन टेक्सटाइल हर चीज़ की चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। न्यूयॉर्क अटलांटिक रीजन यूएसए में, पेरिस फ्रांस में है, मॉस्को रशिया में है, रूहर वैली जर्मनी में है, लंकाशायर यूके में है, और टोक्यो और योकोहामा ये भी रीजन है हमारा ऑटोमोबाइल का या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का। तो टोक्यो और योकोहामा में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह बनते हैं। तो ये सारे वर्ल्ड के बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जिनके लोकेशन हमें पता होने चाहिए। अब अगर हम वहीं बात करें इंडिया, तो इंडिया में भी हर जगह इंडस्ट्रीज लोकेटेड नहीं है। हो सकता है आप जिस शहर में रहते हो वहाँ इंडस्ट्री ना हो, एक दो इंडस्ट्री हो या नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा स्टेट है बिहार या हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो बिहार या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लोकेटेड नहीं है। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर है सबसे बड़ा कि रॉ मटेरियल वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं होता। शुगर मिल सबसे ज़्यादा यूपी में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि शुगर केन का एक बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, तो इसकी वजह से बहुत सारे शुगर मिल्स वहाँ लोकेटेड हैं। बट अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में ना मिनरल्स हैं, ना बिहार का एग्रीकल्चर इतना डेवलप है कि फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट हो सके, तो इसलिए बिहार में बहुत कम फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं। तो वही चीज़ हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि इंडिया में बहुत कम ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, बट जहाँ हैं वहाँ वो इंडस्ट्रीज क्लस्टर में लोकेटेड हैं और बहुत बड़े स्केल पे लोकेटेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बेंगलोर की, बेंगलोर हमारा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब बेंगलोर में 200-300 से ज़्यादा कंपनीज लोकेटेड हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर की। क्यों ऐसा हुआ? अगर एक बड़ी इंडस्ट्री ने वहाँ अपना प्लांट लगाया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लगाया, तो धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज उससे अट्रैक्ट होकर आने लगी। उन्हें ईजिली स्टूडेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं बेंगलोर के, चेन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, तो उन्हें वर्कर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए बेंगलोर में जितने पूरे इंडिया में लोकेटेड नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर पार्क्स या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनीज, उससे ज़्यादा कंपनीज सिर्फ बेंगलोर में बेस्ड हैं। तो इसका रीज़न अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ऐसे ही देखते हैं इंडिया में मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई पुणे एरिया में जो हमारा एरिया है यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। वैसे ही दिल्ली जयपुर, गुड़गांव दिल्ली में हमारा दिल्ली जयपुर आ जाएगा। कोलकाता हुगली जहाँ जूट की मिल्स लोकेटेड हैं। अहमदाबाद बड़ौदा, यहाँ सारे कॉटन टेक्सटाइल के मिल्स लोकेटेड हैं, कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। छोटा नागपुर जहाँ हमारे आयरन स्टील प्लांट्स लोकेटेड हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फैक्ट्रीज क्लस्टर में लोकेटेड हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड फेवरेबल ज्योग्राफिक कंडीशंस। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम इन सारे एरियाज को बाइफरकेट करके ये देखते हैं कि किस कंट्री में कौन सी इंडस्ट्री लोकेटेड है। तो हमारे पास 3 मेजर इंडस्ट्रीज हैं। पहला है आयरन स्टील इंडस्ट्री, दूसरा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तीसरा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये तीनों इंडस्ट्री के बाद भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, या हमारी हार्डवेयर इंडस्ट्री है, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बट वो सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीनों को हम किसी भी कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं जो इकोनॉमी में सप्लाई करता है। मतलब इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आयरन स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। क्योंकि अगर हम कार्स मैन्युफैक्चर करने की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल की फॉर एग्जांपल, तो दुनिया में हर कंट्री में ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो हमारे इंडिया बेस्ड कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है। सारे हम इंपोर्ट करते हैं, सारी दूसरी कंट्रीज की कंपनी है। तो इसलिए हम इन सबको इसमें काउंट नहीं करेंगे मेजर इंडस्ट्रीज में। मेजर इंडस्ट्रीज में हम सिर्फ आयरन स्टील को काउंट करेंगे, कॉटन टेक्सटाइल को करेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को करेंगे। अब हम पहली बात करते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री की। आयरन स्टील इंडस्ट्री जर्मनी, यूएसए, जापान, रशिया, चाइना, ये 5 ऐसे कंट्री हैं जहां सबसे ज्यादा आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, मतलब जहां स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे एरियाज हैं जहां रॉ मटेरियल्स और लेबर भी इजीली अवेलेबल है। जापान हमारे इंडिया से आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है और उससे स्टील मैन्युफैक्चर करता है। तो इसका मतलब है कि ये 5 जो कंट्रीज हैं वो आयरन स्टील इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं। अगर हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल की, तो इंडिया में जैसे हमने देखा अहमदाबाद बड़ौदा रीजन हजारों मिल्स कॉटन क्लॉथ्स के मैन्युफैक्चर के लोकेटेड हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में बहुत आगे है।
फिर हमारा यूके, जहाँ मैनचेस्टर लंकाशायर रीजन हो गया, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया। ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत बड़े क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। फिर हम तीसरा देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैलिफोर्निया से। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में है, तो वहीं से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई और धीरे 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 वो एक पूरा हब बन गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जितनी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनीज हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सबका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के आसपास ही लोकेटेड है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेंगलोर हमारा ऐसा सिटी है जहां सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्क्स लोकेटेड हैं। तो इसलिए हम बेंगलोर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? ये इसको एक बैकबोन ऑफ कंट्री माना जाता है। मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन है आयरन एंड स्टील। अगर हम आयरन स्टील की बात करें तो कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स को यूज ना करती हो, क्योंकि जिस भी इंडस्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें आयरन और स्टील, इन दोनों चीज की जरूरत होती ही होती है। अगर आयरन स्टील की जरूरत नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां आयरन स्टील यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो मशीन्स यूज हुई हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, वो किससे बनी होंगी? आयरन स्टील से ही बनी होंगी। तो अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इनपुट क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बिना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी इंडिया में या किसी भी कंट्री में नहीं चल सकता। तो इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी या बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। अब बहुत सारे एक ही तरीका है, हमें पता है एक ही तरीका है आयरन स्टील को मैन्युफैक्चर करने का। क्या तरीका है? आयरन से स्टील कैसे एक्वायर किया जाता है? हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर में। तो टिस्को ने 1907 में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था और बहुत बड़े स्केल पे ये आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करती है। तो अगर हम एक ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि आयरन स्टील का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसका एक मेथड होता है। क्या मेथड है आयरन स्टील प्रोडक्शन करने का? हमें अगर 1 टन स्टील चाहिए अगर हमें 1 टन स्टील चाहिए तो इसका मतलब है 1 टन के स्टील के लिए हमें 8 टन कोल चाहिए। मतलब एक आयरन स्टील प्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कोल, लाइमस्टोन और आयरन ओर। ये 3 चीज़ें ज़रूरी है स्टील के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हमें 1 टन मतलब 1000 किलो स्टील की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें 8000 किलो कोल मतलब 8 टन कोल, 4 टन्स आयरन ओर और 1 टन लाइमस्टोन, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि अगर 1000 किलो स्टील चाहिए तो हमें ऑलमोस्ट 13,000 केजी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो ये जो 13,000 केजी रॉ मटेरियल हैं, ये इन्हें मिक्स करना होता है। तो इन्हें कैसे मिक्स कर सकते हैं हम? इतने बड़े अमाउंट में किसी भी चीज़ को मिक्स कैसे किया जा सकता है? कोई तरीका नहीं है। इसका एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं बाय यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का मतलब क्या होता है?
एक ऐसा फर्नेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल्स मतलब कोल, लाइमस्टोन और आयरन ओर तीनों इसके अंदर डाला जाएगा। उसके बाद अंदर कराई जाती है ब्लास्टिंग, मतलब यहाँ एक ब्लास्ट कराया जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करना है तो क्या तरीका है, एक ब्लास्ट कर दो, ब्लास्ट करने से सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में एक ब्लास्टिंग की जाती है और जैसे ही ब्लास्टिंग होगी तो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। यहाँ एक हॉट एयर का इनलेट होता है जिससे गर्म हवा अंदर आती है जो उस मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके बाद मिक्स होने के बाद क्या होगा, एक आउटलेट होता है जिससे हमारा मोल्टेन स्टील मतलब स्टील मोल्टेन स्टेट में बाहर आ जाता है और इम्प्योरिटीज इस एक दूसरे चैनल से बाहर आ जाती हैं। तो ये एक पूरा मेथड है कैसे आयरन से स्टील मैन्युफैक्चर होता है। तो ये मेथड था ब्लास्ट फर्नेस का और ये थे हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स। अब अगर हम बात करें तो इंडिया में 10 इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में लोकेटेड हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? इंटीग्रेटेड का मतलब जो फुल्ली फ्लेजेड वर्क करते हैं, उन्हें किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें सबसे बड़ी कंपनी है हमारी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कि जमशेदपुर में लोकेटेड है। इसके बाद दूसरा है विजयनगर, भद्रावती, सालेम, बर्नपुर, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो और राउरकेला। ये 10 ऐसे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं जो इंडिया में वर्क करते हैं और इंडिया की इकोनॉमी को अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज क्या हैं। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। इस लेक्चर में इतना ही था बस। थैंक यू।